गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये जो चैप्टर है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है उन बोर्ड के लिए, उन बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे कि आपका एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका एक एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और साथ में उन सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10 में पढ़ते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल्स रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आप अपने पास पेन, कॉपी, जो कुछ भी है पढ़ाई करने वाला सामग्री टोटल अपने पास रख लीजिए और हमारे द्वारा बताए गए एक एक बात को नोट करते चलिए, ताकि आपको एक एक बात समझ में आए और आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाए, तो अपने पास सारे कुछ लेकर बैठ जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और उन सारे स्टूडेंट के पास शेयर भी कर देना जो लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है केमिकल्स रिएक्शंस। व्हाट इज केमिकल्स रिएक्शन? तो केमिकल्स मतलब होता है केमिकल। केमिकल्स मतलब क्या होता है? केमिकल होता है। और रिएक्शंस मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। रिएक्शंस मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। और उसके इक्वेशन, इक्वेशन समीकरण, समीकरण। तो ये टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज केमिकल्स रिएक्शंस। केमिकल्स रिएक्शंस क्या है? तो केमिकल्स रिएक्शंस में क्या होता है? द केमिकल्स रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिससे दो केमिकल, दो या दो से अधिक केमिकल्स मिलकर न्यू केमिकल्स के तैयार, न्यू केमिकल्स को का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जो केमिकल्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो जिस फॉर्मेशन हुआ है उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? डिफरेंस होगा। सपोज दैट, मान लीजिए कोई केमिकल्स ए है और बी है, दो केमिकल्स आपस में रिएक्शंस किए टू फॉर्म किए सी, टू फॉर्म सी, यानी दो केमिकल्स को मिलाने से जो नया केमिकल्स बना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी के प्रोसेस को बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल्स रिएक्शंस। और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो केमिकल्स रिएक्शंस को मिलाने से जो न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू केमिकल्स बनता है, इस बनाने के होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसको होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल्स रिएक्शंस के दौरान आपके न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो सब केमिकल्स रिएक्शंस में जो हम केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस में यानी रिएक्शंस कराने के लिए कौन कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं, उस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस केमिकल्स को बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। यानी वैसा केमिकल्स जो रिएक्शंस में भाग ले, वैसा केमिकल्स जो रिएक्शंस में क्या कर ले? भाग ले। तो हमने यहाँ लिख दिया द सब्सटेंस which take part in chemical reactions। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल्स रिएक्शंस में क्या करे? भाग ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। ये क्या है? रिएक्टेंस है। ये क्या है? रिएक्टेंस है। और बात करें कि जो इसके फॉर्मेशन से जो सब्सटेंस बना है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और हमने यहां लिख दिया है कि प्रोडक्ट क्या है? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैसा न्यू सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट के फलस्वरूप आपके सब्सटेंस जो ये प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यानी रिएक्शंस के फलस्वरूप जो रिजल्ट आपको प्राप्त हुआ है वही क्या है? प्रोडक्ट है। आर यू अंडरस्टैंड? मैं ऐसा करता हूं आप लोग समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा आप इसका एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेसेस में जब हम इसको जलाते हैं, यानी जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज केमिकल्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे दो केमिकल्स है, जस्ट टाइप मैग्नीशियम है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह आयरन को जब हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या है? केमिकल्स रिएक्शंस है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस रिएक्शंस के से इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी
एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, यानी उसको रिएक्शंस कराने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, करते हैं सैंड पेपर से। क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज डन टू रिमूव, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे, जो आप मैग्नीशियम पे प्रोटेक्टिव लेयर जो बढ़ जाता है, और उसको क्या करता है, द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन पे क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। तो उसको क्या करना है, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तब जाकर उसको हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। तो जो आपके मैग्नीशियम पे जो लेयर बना हुआ है, किसके फलस्वरूप, आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हिट होने के कारण उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिबन से या सैंड पेपर से उसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, तब जाके उसको रिएक्शंस कराते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हम लोग मैग्नीशियम को रिएक्शंस कराने से पहले उसको सैंड पेपर से रगड़ते क्यों हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ते क्यों है, ताकि मैग्नीशियम रिबन पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है उसका जो लेयर है वो क्या हो जाए, हट जाए। अंडरस्टैंड। और एग्जांपल्स की बात करें कि जो केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन एग्जांपल्स है, जैसे कि सॉरिंग ऑफ मिल्क का फटना, दूध का फटना, वो भी क्या है, एक रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दही का बनना दूध से, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, भोजन का पचना हमारे बॉडी में, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो आपके अंगूर है, अंगूर का पकना भी क्या है, आपका केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टर क्या है, और केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीज प्रोड्यूस होते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या होता है। तो पहले होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे गैस क्या होते हैं, का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट क्या चीज है, जब केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो आपके बकेट के या किसी भी बर्तन के नीचे जो आपको बैठे हुए मिल जाता है, यानी वो छूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है आपके केमिकल रिएक्शंस में। चेंज इन कलर, और इसमें क्या होता है, आपके जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स क्या होते हैं, उनके कलर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साथ में उनके टेम्परेचर क्या होता है, राइज भी होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाएगा। उसके बाद उसके स्टेट भी चेंज करते हैं। तो आपके केमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे वर्क होते हैं, तो बारी बारी से हम इसको समझते हैं। पहले दिया है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का आपका फॉर्मेशन होता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक, यानी जिंक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शंस कराते हैं तो हम उसको वहां पे एक गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। वहां पे क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। कौन सा गैस भाई फॉर्मेशन होता है, वहां पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी अब यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ देता है कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शंस कराते हैं तो कौन से गैस का फॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड। और एक एग्जांपल में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शंस कराने पे कौन से गैस का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शंस कराने के फलस्वरूप आपके
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शंस के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होगा? जब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने से आपके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसी के दौरान आपको प्रेसिपिटेट आपको प्रोड्यूस होता है। प्रेसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट्स। प्रेसिपिटेट क्या है? एक सॉलिड प्रोडक्ट है विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ये क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये अलग होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अंडरस्टैंड? और प्रेसिपिटेट में भी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में बहुत सारी चीज फॉर्मेशन होता है, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ हम जब रिएक्शंस कराएंगे, पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शंस कराएंगे तो बनेगा लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट क्या होगा? का फॉर्मेशन होगा। जब इन दोनों का पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शंस लीड नाइट्रेट से कराएंगे तो आपका लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट आपका क्या होगा? बचेगा आपके जार में। नेक्स्ट और एग्जांपल, जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो आपको बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आपके जार में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। यानी बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा आपके जार में। बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन कब होगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शंस कराएंगे। अंडरस्टैंड? और बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसके कलर में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। केमिकल्स के कलर में भी क्या होती है? चेंजिंग होती है। ये भी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि साइट्रिक एसिड को हम पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में जब हम उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? पर्पल कलर से आपके हो जाएंगे कलरलेस। यानी जो आपके पर्पल कलर का ये पोटेशियम है वो क्या बन जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो सो वी कैन से दैट चेंज इन कलर, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान रंगों में भी क्या होता है? बदलाव होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पोटेशियम डाइकार्बोनेट से रिएक्शंस कराते हैं तो उनका भी कलर चेंज होता है। ऑरेंज से किस में बदल जाता है? ग्रीन में बदल जाता है। ऑरेंज से किस में हो जाता है? ग्रीन में बदल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर में थोड़ा सा इसमें इरेज कर लेता हूं या आप इसको नोट्स कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ गैसेज हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ये भी पढ़ चुके हैं, और चेंज इन कलर ये भी पढ़ चुके हैं। और पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। जब आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो टेम्परेचर में भी क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। जैसे कि आप जब क्विक लाइम को जब वाटर के साथ क्रिया कराते हैं तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। उस समय सिलेक्ट लाइन का टेम्परेचर क्या होता है? राइज होता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। उसका टेम्परेचर आपका बढ़ता है। यानी जब हम रिएक्शंस कराएंगे तो उसके फलस्वरूप टेम्परेचर क्या हो रहे हैं? राइज हो रहा है। तो जब क्विक लाइम को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा? स्लेक्ट लाइम बनेगा और स्लेक्ट लाइम का जो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। उसके बाद करते हैं और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स, और जिंक ग्रेन्यूल्स को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराएंगे उसमें भी क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। और बात करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को और अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस कराने के बाद आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि बेरियम क्लोराइड का यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। यानी कहीं पे रिएक्शंस कराने के फलस्वरूप टेम्परेचर हाई हो रहा है और कहीं पे रिएक्शंस कराने के फलस्वरूप आपके टेम्परेचर क्या हो रहे हैं? डाउन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि चेंज इन स्टेट, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान आपके केमिकल्स के स्टेट में भी क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। जैसे कि आपके कैंडल वैक्स को हम जैसे ही उसको बर्न करते हैं, एयर में बर्न करते हैं तो बर्न होकर क्या फॉर्म होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब पहले जो वैक्स था वो सॉलिड था, अब क्या बन गया? लिक्विड। और ये क्या बन गया? गैस। यानी ये जो केमिकल्स हैं उनका स्टेट में भी क्या होता है? बदलाव होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उन सारे स्टूडेंट के पास भी शेयर करो जो लोग क्लास 10th या जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस और हाउ टू केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, इन सारी बातों को सीखते हैं।
अब पढ़ते हैं केमिकल्स इक्वेशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल्स रिएक्शंस विथ द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इट इज नोन एज केमिकल्स इक्वेशंस। केमिकल्स इक्वेशंस में हम लोग किसी भी केमिकल्स के क्या करते हैं, उसके सिंबल, उसका फार्मूला और उसके फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट हो रहा है तो जिंक का आपका सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोग रिएक्शंस कराते हैं टू फॉर्म जिंक सल्फेट तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का आपका केमिकल फॉर्मूला ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन। दिस इज केमिकल्स इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल्स इक्वेशंस। अब थोड़ा समझते हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल्स इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल्स इक्वेशंस को कैसे पहचानेंगे और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि बैलेंस केमिकल्स इक्वेशंस, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स आपको किसको बोलते हैं, जो आपके रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। और रिएक्शंस के फलस्वरूप जो चीज का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अब हम देखेंगे जैसे कि नीचे एग्जांपल में हमने दिया है कि जब जिंक को H2SO4 के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट हो रहा है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल नंबर, जैसे कि यहाँ पे Zn, जिंक कितना है 1, तो यहाँ पे जिंक भी क्या है 1 है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ इसमें भी देखिए खोजे हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन के एलिमेंट कितना है 2 है। और SO4 का कितने एलिमेंट है, SO4 का आइटम्स कितने 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना आपके प्रोडक्ट में है, जितना प्रोडक्ट में एलिमेंट है उतना ही क्या है, रिएक्टेंट्स में एलिमेंट है। तो वी कैन से दैट दिस रिएक्शंस विल बी बैलेंस रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस रिएक्शंस है। लेकिन अब बात करें अनबैलेंस रिएक्शंस, वो अनबैलेंस रिएक्शंस कौन सा है, जब अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अनइक्वल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट क्या हो, अनइक्वल हो, अनइक्वल मतलब बराबर ना हो। अगर मान लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 भी है, लेकिन अब बात करें ऑक्सीजन क्या है, आपके रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का एलिमेंट कितना है 2 है, बट यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कितना है 1 है। तो वी कैन से दैट दिस इज अनबैलेंस इक्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। अब थोड़ा हम लोग सीखते हैं कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं और इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हमें बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है क्या, अगर क्वेश्चंस पूछते तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन both side of equations is called balancing of equations। अगर हम रिएक्टेंट्स के साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उनको गिन लें और प्रोडक्ट के साइड में जितने भी एलिमेंट है उनको गिन लें और उनको अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल्स इक्वेशन। अगर इक्वल ना है तो आप उसको इक्वल कैसे करेंगे। तो इक्वल करने का फर्स्ट तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके रिएक्टेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट है। तो रिएक्टेंट्स में यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की एलिमेंट कितनी संख्या कितना है 2 है, हाइड्रोजन के एलिमेंट की संख्या कितना है 2 है। अब इधर हम चेक करेंगे हाइड्रोजन के एलिमेंट की संख्या कितना है 2 है, चलो ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑक्सीजन के एलिमेंट की संख्या कितना है 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट की संख्या क्या है 1 है। तो 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आपके केमिकल्स फार्मूला के सामने यानी इसके पहले यानी इसके बिफोर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का एलिमेंट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 से जब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन के एलिमेंट कितना हो गए 2 हो गए। बट यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हो गए 4 हो गए, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट कितने हैं 2 है। तो सो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आपका इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशंस हो गया। आप इसी तरह बहुत सारे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं।
ठीक है। और हम थोड़ा सा और देखते हैं और इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे कि इंडिकेट फिजिकल स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट के इंडिकेट करके हम लोग इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। उसके हीट चेंजेज, उसके हीट चेंज हो रहे हैं तो इसको भी इंडिकेट कर कर हम लोग उसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। किसी भी केमिकल्स इक्वेशंस को या उसके कंडीशन, किस कंडीशन में रिएक्शंस हो रहे हैं ये भी दर्शाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल्स इक्वेशंस को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि Zn और H2SO4, जब जिंक क्या होता है, H2SO4 के साथ क्या होता है, रिएक्शंस कराता है, तो जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जिंक क्या है, मेटल है। और मेटल किस में होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसलिए हम इसको जब एस से हम लोग डिनोट कर लेंगे तो आपको मोर इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि जिंक क्या है, सॉलिड है। और H2SO4 क्या एक सॉल्यूशन है, जिसको हम सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस। और इसको AQ से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको AQ से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो H2SO4 क्या है, एक्वस है, इसलिए AQ लिख देंगे। और ये भी क्या है, AQ, यानी जिंक सल्फेट भी क्या हुआ, AQ का मतलब जो आपके वाटर से मिलकर बना हुआ है, यानी सोल्यूशन मिलकर बना है, उसको एक्वस बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे G लिख दिए। तो दिस इज आपको मोर इंफॉर्मेटिव, यहाँ से इस रिएक्शन से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है कि जो जिंक है सॉलिड है, H2SO4 एक्वस है, जिंक सल्फेट क्या है, एक्वस है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। आप यहाँ देखिए कैल्शियम CaO2, ये भी क्या है आपका एक्वस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका गैस है। उसके बाद यहाँ पे CaCO3 क्या है, ये क्या सॉलिड है, और H2 क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि आप रिएक्शंस कराते हैं कार्बन को, जब ऑक्सीजन के प्रेसेस में हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2, और ऐसे हम लोग रिलीज करेंगे। ऐसे अगर एरो दे दिए, दिस इज कंडीशन है, यानी गैस यहाँ से क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और बात करें अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेसेस में हीट को हम लोग ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, हीट को किसे डिनोट करते हैं, ट्रायंगल से हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसके जैसे बहुत सारे रिएक्शंस आपके बुक्स में दिए हुए हैं, आप उस रिएक्शंस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को उठाइएगा और उसमें देखिए कितने कितने रिएक्शंस है, उसमें क्या क्या आपको क्या इंडिकेट किया हुआ है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अब मिलते हैं नेक्स्ट केमिकल्स इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के पार्ट 2 में, वीडियो पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।